अस्सलामुअलैकुम बेटा। तो अच्छा जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक जो है बेसिकली वो है ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके आपके पास टोटल 4 ऑप्शन हैं, यानी कि 4 फॉर्म्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। वो 4 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। 4 फॉर्म्स के अंदर अच्छा, उन 4 फॉर्म्स के अंदर आपके पास जो सबसे पहली टाइप आती है वो आपके पास है 2, 3, 4। सबसे पहली टाइप है आपके पास ट्रांसलेशन, ठीक है। दूसरी टाइप होती है आपके पास रिफ्लेक्शन, उसके बाद होती है आपके पास रोटेशन, और देन फाइनली जो लास्ट टाइप होती है आपके पास वो होती है इनलार्जमेंट, ठीक है। अच्छा अब देखें, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, इनके क्या काम है। इसमें 2 कैटेगरीज हम और डिफ़ाइन करते हैं आपको। एक कैटेगरी ये है और एक ये है। जो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, इसको कहते हैं आप आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो इनलार्जमेंट होती है इसको आप कहते हैं नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये आइसोमेट्रिक और नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब आइसोमेट्रिक का मतलब होता है व्हेन शेप इज सेम आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। जब शेप आपके पास सेम रहता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, यानी कि वो चीज़ घूमती है, सीधी होती है, जैसे उसको होना होता है वो होती है, उसके बाद भी वो सेम रहता है। लेकिन नॉन आइसोमेट्रिक में क्या होता है, व्हेन शेप इज़ नॉट सेम आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक एक करके हम एक एक चीज़ की बात करते हैं। जस्ट लाइक दैट, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं किसकी बच्चे। नंबर 1 कैटेगरी है हमारे पास ट्रांसलेशन की, ठीक है। सबसे पहली जो बात हम करते हैं वो करते हैं ट्रांसलेशन की। अब ट्रांसलेशन में क्या है, देखें ज़रा इधर। देखो भाई, ट्रांसलेशन में काम इस तरीके से होता है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ट्रांसलेशन जो है बेसिकली कॉलम वेक्टर के थ्रू की जाती है। किसके थ्रू की जाती है, कॉलम वेक्टर के थ्रू। और कॉलम वेक्टर जो होता है वो आपको पता है, वेक्टर कॉलम वेक्टर कैसा होता है, वो ऐसा होता है एक्स और वाई। तो ये जो एक्स वाला पार्ट होता है और ये जो वाई वाला पार्ट होता है, इसका अलग अलग काम है। जैसे मिसाल के तौर पे एक्स वाला पार्ट है, तो एक्स वाला पार्ट क्या करता है, आपको बताता है कि आपको फॉरवर्ड मूव करना है और बैकवर्ड मूव करना है, ठीक है। और ये जो वाई वाला पार्ट है ये आपको बताता है कि आपको अपवर्ड मूव करना है और डाउनवर्ड मूव करना है, ठीक है। अब देखो, अपवर्ड और डाउनवर्ड को किस तरीके से होगा ये काम। लेट सपोज आपको अपवर्ड या आपको फॉरवर्ड या अपवर्ड मूव करना है, तो फॉरवर्ड या अपवर्ड वाला जो काम होता है वो इस तरीके से होता है कि ये दोनों होते हैं हमेशा प्लस, और बैकवर्ड और डाउनवर्ड वाला जो काम है वो इस तरह से होता है कि ये दोनों होते हैं हमेशा माइनस। अच्छा तो बेटा, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि अगर ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है, तो फॉरवर्ड के लिए प्लस की साइन फॉलो होगी और बैकवर्ड के लिए जो है आपके पास माइनस की साइन फॉलो होगी, ठीक है। अब इस कंडीशन को याद रखिएगा, यही कंडीशन आपको ट्रांसलेशन में मदद करेगी, ठीक है। अब ट्रांसलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो समझ लीजिए। ट्रांसलेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, ऑब्जेक्ट
प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर देन इज इक्वल्स टू इमेज। ठीक है, अब इसको समझने के लिए और देख लें ज़रा डिटेल में कि लेट सपोज आपके पास एक पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है 2 और 3। ठीक है, और मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि भाई ट्रांसलेशन वेक्टर आपके पास दिया हुआ है 1 और 2। तो अब आपको बताना है कि इमेज किस तरह बनेगी। तो बेटा इसमें इस वक्त जो इमेज बनेगी, जैसे 2 और 3 उसका पॉइंट था, उस पॉइंट को आप इस कॉलर ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू इमेज बनाने जा रहे हैं, तो आप इसमें प्लस कर देंगे तो 2 + 1 ये बन जाएगा 3, और 3 + 2 जो है ये आपके पास बन जाएगा मिसाल के तौर पे 5। तो ये आपका एक इमेज वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसको और डिटेल में समझने का क्या तरीका है, इसका एक आसान हल ये है कि हम इसको आगे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कोई शेप्स बनाकर। ठीक है, लेट सपोज आपके पास एक ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ आ गया। अच्छा, अब इस ग्राफ के ऊपर हम ले आते हैं एक छोटा सा शेप ना, ट्राइंगल का छोटा सा शेप डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा अब देखें ज़रा इसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करते हैं ताकि हमें इसकी बात पूरी समझ में आए ना। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा होगा आपके पास 1, ये लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, ये लिखा हुआ -1, ये लिखा हुआ -2, ये लिखा हुआ -3, ये लिखा हुआ -4, ये लिखा हुआ -5। 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अच्छा ये तो हमने प्लॉट कर लिया ना, और अब इसके ऊपर हम देख भी लेते हैं। लेट सपोज़ आपको इस वाले ट्रायंगल को ट्रांसलेट करना है। इस वाले ट्रायंगल को ट्रांसलेट करने के लिए मैं आपको जो ट्रांसलेशन वेक्टर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इस वक्त इसका ट्रांसलेशन वेक्टर दिया गया है 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। अच्छा, अब ये 2 और 3 किस तरीके से होगा, देखो इसको किस तरह से मूव करोगे। वैसे तो तुम एक काम कर सकते हो, इसके सारे कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई कर लो। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये सबसे टॉप वाला, ये होगा तुम्हारे पास -4, -1, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास होगा -5, -3, और यहाँ वाला जो कोऑर्डिनेट है ये तुम्हारे पास होगा -3, -3। ठीक है, अब लेट सपोज़ अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट के थ्रू करूँ -4 -1, उसमें मैं प्लस कर देता हूँ क्या, 2 और 3, तो इसकी जो इमेज है वो बनेगी, मेरा 2 में से 4 जाएगा, बचेगा -2, और 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट है वो था मेरे पास -5 और -3। इसके अंदर अगर मैं 2 और 3 एडअप करूँ तो 2 में से 5 जाएगा तो बचेगा -3, और 3 में 3 गया तो बचा 0। इसी तरह से उसके बाद वाला जो पॉइंट था वो था -3 और -3। अगर -3 के अंदर मैं 2 और 3 एडअप करूँ तो ये वाला जो पॉइंट है 2 में 3 जाएगा -1, 3 और 3 गया 0। ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ये सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ कर लिए। ठीक है, अब इनको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। ठीक है, वो दूसरा तरीका क्या होता है, देखो इधर ये जो 2 ऊपर तुम्हें नज़र आ रहा है इसके वेक्टर में, इसका मतलब है कि तुम्हें फॉरवर्ड मूव करना है क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि तुम्हें कहाँ मूव करना है बेटा, नीचे जो y नज़र आ रहा है उसका मतलब है तुम्हें अपवर्ड मूव करना है। ठीक है, अब जैसे ये 2 का पॉइंट है ना, एक पॉइंट ये रहा, अगर मैं इससे फॉरवर्ड मूव करूँ तो 2 बॉक्सेस फॉरवर्ड यहाँ पर हो गया और 3 बॉक्सेस ऊपर, 1 2 3 ये पॉइंट होना चाहिए 2, -2, 2। देखो वही आया है तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट, देखा। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट को ट्रैवल करवाओ, कितना ट्रैवल करवाना है, 2 और 3, तो 2 बॉक्सेस इधर हो गए और 1 2 3 ये पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। तो इस पॉइंट को जब मूव किया था -5 और 3 को, तो उसका कोऑर्डिनेट बनना चाहिए था -3, 0। तो देखो यहाँ पे -3, 0 आ रहा है ना। इसी तरीके से तुम्हारे पास नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या है, -3, 3। इसको ट्रैवल करवाओगे तो 2 बॉक्सेस इधर और 3 बॉक्सेस ऊपर, ये आएगा -1, 0। तो इधर होना चाहिए, देखो -1, 0 ये आया, यानी कि ये दोनों वैसे ट्रैवल करवा लो या फोर्स से ट्रैवल करवाओ, दोनों सूरतों में आंसर तुम्हारे पास सेम आएगा। ठीक है, अब ये इससे तुमने क्या किया, अपना एक ट्रायंगल, जो भी तुम्हें ट्रायंगल फॉर्म करना था वो तुमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास ट्रायंगल। अच्छा, अब इसके बाद देखो ये तुमने ट्रांसलेट कर लिया ना। ठीक है, लेट सपोज़ अगर मैं तुम्हें कह देता कि भाई इसका जो है आपके पास वो दिया हुआ है कॉलम वेक्टर, जो ट्रांसलेशन वेक्टर मैंने आपको दिया है
उसको मैं चेंज कर दूँ, लेट सपोज़ मैं अब आपको ट्रांसलेशन वेक्टर प्रोवाइड कर दूँ। अच्छा मैं कह रहा हूँ इस इमेज को, यानी कि इसको नाम दिया तुमने ए का, जो पुरानी वाली इमेज थी उसको तुमने नाम दिया हुआ है ए का, ये तुम्हारे पास ए है, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी वाली इमेज है इसको तुमने नाम दे दिया किसका, बी का, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रांसलेशन वेक्टर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ट्रांसलेशन वेक्टर जो हम आपको दे रहे हैं, उस ट्रांसलेशन वेक्टर में हमने आपसे कहा कि ट्रांसलेशन वेक्टर आपके पास दिया हुआ है 4 और -1, और हम ट्रांसलेट करने के लिए किसे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ट्रांसलेट बी को ट्रांसलेट करें, यानी कि बी ये वाली इमेजेस को ट्रांसलेट करें। अब इस इमेज को हम ट्रांसलेट करते हैं बिल्कुल अपने उसी तरीके से। किस तरीके से, हम डायरेक्ट मूव करवाते हैं। भाई देखो 4 बॉक्सेस आगे, 1 बॉक्स नीचे, तो इस वाले कोऑर्डिनेट को देखो पहले, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसमें 4 बॉक्सेस आगे का मतलब हुआ 1 2 3 4 बॉक्सेस यहाँ पर आ गए, 1 बॉक्स नीचे का मतलब हुआ ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो गया, सही है। 4 बॉक्स आगे और 1 बॉक्स नीचे। अच्छा दूसरे वाले को ट्रैवल करवाते हैं हम, 1 2 3 4 और 1 नीचे, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया। फिर तीसरे वाले को ट्रैवल करवाते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे और 1 नीचे, ये एक इधर आ गया। तो इस तरह से मैंने तीनों को ट्रैवल करवा लिया, ठीक है। जब तीनों को ट्रैवल करवाऊँगा मैं, तो अब इसका शेप जब बनाऊँगा तो इसका शेप बनेगा मेरे पास इस तरह से, ठीक है। ये मैंने अपना बॉक्स ट्रैवल करवा लिया। अब देखो ये ट्रांसलेशन जो थी ये तुम्हारे पास आइसोमेट्रिक थी। आइसोमेट्रिक में क्या हुआ, आइसोमेट्रिक में कोई भी चीज़ तुम्हारे पास अपनी जगह से मूव नहीं कर रही। अब जो तुमने तीसरी चीज़ बनाई है, इस इमेज का तुमने नाम क्या दे दिया कि भाई ये इमेज जो है आपके पास किसके बराबर है, ये इमेज बराबर है आपके पास इसके सी के, इसका नाम हो गया सी। अब इस तरह से तुम्हारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर कोई भी हो सकता है, उसके ज़रिए तुम अपनी चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई बेटा ट्रांसलेशन तुम्हारे पास। अच्छा अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है तुम्हारे पास ट्रांसलेशन के बाद रिफ्लेक्शन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिफ्लेक्शन नंबर 2। देखो बेटा रिफ्लेक्शन के कुछ उसूल हैं। रिफ्लेक्शन के कुछ उसूल क्या हैं कि उन उसूलों को तुम्हें याद रखना है, यानी कि उन की पॉइंट्स को अगर तुम याद रखते हो तो तुम्हारे लिए इसको समझना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर की पॉइंट याद नहीं रखोगे तो तुम्हारे लिए इसको समझना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। अब किस तरह से होगा ये आसान, देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के कुछ उसूल हैं, जैसे पार्ट ए है, तो पहली जो रिफ्लेक्शन हम आपको सिखा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन करनी है। एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होगी, देखो बेटा एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ ले लेते हैं ताकि उसके ऊपर हर शेप आपको सही तरह से समझ में आ सके। ठीक है, अच्छा जी अब देखें ज़रा, लेट सपोज़ आपके पास जो है कोई भी शेप बना हुआ है, कि लेट सपोज़ आपके पास बना हुआ है स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर आपके पास बना हुआ है ना। अब लेट सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इसको रिफ्लेक्ट करना है, इस स्क्वायर को आप रिफ्लेक्ट किस तरह से करोगे, मैंने कहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखो बेटा ये आपके पास जो होता है ये वाला पोर्शन, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास कहलाता है वाई एक्सिस। अब लेट सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपको ट्रैवल करना है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप कैसे ट्रैवल करोगे, देखो अगर आप एक्स एक्सिस से शेप को रिफ्लेक्ट करोगे तो अब इसके सबसे पहले तुम अगर ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स देखो ना, तो देखो कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंज आएगा, जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये वाला -1 है, -2 -3 -4, ये हो गया तुम्हारे पास 1 2 3 4, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और ये हो गया -4, ठीक है।
देखो भाई, अगर तुम इसको एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट करोगे तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये शेप जो है रिफ्लेक्ट होके ऐसा बन जाना चाहिए, यानी कि ये यहाँ से कितना फासला है, एक बॉक्स का फासला है ना, तो एक बॉक्स के फासले पे एक्स एक्सिस के साथ ये शेप तुम्हारे पास यहाँ बन जाएगा यूँ एग्जैक्ट करके। ठीक है, समझ में आई बात। तो एक्स एक्सिस के साथ जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल डायरेक्टली शेप बिल्कुल सेम होगा और एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ज़रा इसमें चेंज क्या है, वास्ट चेंज। वास्ट चेंज से पहले एक काम करो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल की ना, उस ट्राइंगल को भी देख लेते हैं हम कि वो ट्राइंगल के अंदर आपके पास चेंज किस तरह से आ रहा है। लेट सपोज आपके पास ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसको एक्स एक्सिस के साथ आपने क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। लेकिन जब आप इसको एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट करोगे तो ये ट्राइंगल जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये होगी रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब इसके कॉर्नर्स को भी मार्क करते हैं और इसकी हर एक चीज़ को मार्क करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये वाला पॉइंट था 1,1। ठीक है, ये वाला पॉइंट था आपके पास 3,1। ये वाला जो पॉइंट था आपके पास वो था 3,3 और ये वाला जो पॉइंट था वो आपके पास था 1,3। अब देखो बेटा, जब तुमने इसको रिफ्लेक्ट किया तो रिफ्लेक्ट करने के साथ तुम्हारे पास इसमें चेंज क्या है, ये वाला पॉइंट बन गया -1,1। ठीक है, ये वाला पॉइंट बन गया तुम्हारे पास, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये वाला पॉइंट होगा आपके पास, ये वाला पॉइंट होगा आपके पास 1,-1 और ये वाला पॉइंट होगा आपके पास 3,-1। ये वाला पॉइंट होगा आपके पास 3,-3 और ये वाला पॉइंट होगा आपके पास 1,-3। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले कोऑर्डिनेट को देखो, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है अभी रिफ्लेक्शन के बाद -2 -1 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ -4 और -1, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद लिखा हुआ -3 और -3। ठीक है, अच्छा और जो विदाउट रिफ्लेक्शन हुआ था, विदाउट रिफ्लेक्शन से पहले क्या था, ये था -2,1 और ये वाला तुम्हारे पास लिखा था -4,1 और ये वाला तुम्हारे पास लिखा हुआ था कितना, -3,3। अच्छा देखो बेटा, वास्ट चेंज जो आया है वो इतना मेजर चेंज नहीं होता, वास्ट चेंज इतना कोई मेजर चेंज नहीं है। लेकिन आप ये बात ज़रा समझो, मेरी जो समझने वाली बात है वो ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, जब आप एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास सेम रहता है। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट के साथ क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस इट्स साइन, वाई कोऑर्डिनेट ने अपनी क्या कर ली, साइन चेंज कर ली। देखो जब एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ तो देखो 1,-1 1,1 सेम है, एक वाई चेंज हो गया, यहाँ पे 3,1 यहाँ पे 3,-1, देखो एक्स सेम है, वाई चेंज हो गया। इसी तरीके से हर जगह पे तुम्हारे पास सिर्फ जब एक्स एक्सिस की बात होती है तो हर जगह पे तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट चेंज होता है। इसको तुमने ए कह दिया, इसको तुमने बी कहा, इसको तुमने सी कहा, इसको तुमने डी कहा, ये भी तुम्हारे पास हो गया ए, ये तुम्हारे पास हो गया बी और ये तुम्हारे पास हो गया सी। और इसी तरीके से जब रिफ्लेक्ट हुए तो उनका नाम तुमने क्या रख दिया, ए प्राइम रख दिया, इसका तुमने बी प्राइम रख दिया, इसका सी प्राइम रख दिया और इसका तुमने रख दिया डी प्राइम। इसी तरीके से ये वाला तुम्हारे पास ए प्राइम हो जाएगा, ये वाला तुम्हारे पास बी प्राइम हो जाएगा और ये वाला तुम्हारे पास सी प्राइम हो जाएगा। बल्कि प्राइम तो नाम दे चुका हूँ तो मैं इसको डबल प्राइम दे देता हूँ। ठीक है, सही है। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि हाउ यू विल डू द रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस किस तरह से होगी। अब ये तो देखो एक मरहला था, रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। लेट सपोज तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन होती है, अब पार्ट केस बी देखो इसका, केस बी में तुम्हारे पास क्या है, केस बी में तुम्हारे पास है रिफ्लेक्शन। अब जो केस बी हम आपको बता रहे हैं उसके अंदर आपके पास रिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस है, रिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब रिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस में क्या होगा, उसमें भी हम आपको इसी तरह की एक डायग्राम से समझाते हैं, उसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो रिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस को का भी हम प्लॉट बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद जो काम इसके अंदर है
वो ये है कि हम सबसे पहले वही दो तरह के शेप बनाते हैं जो हमने बनाए थे। एक तरफ यहाँ पे हम बना देते हैं स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हम बना देते हैं एक अपना ट्रायंगल। ऊपर एक स्क्वायर बना देते हैं और नीचे हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं इसके। हम कोऑर्डिनेट्स हमें जो मार्क करने हैं इसके, लाइक 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया तुम्हारे पास -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या बेटा -4। अच्छा अब देखो ज़रा, जब तुमने इस वाले शेप को, यानी कि इस शेप को हम नाम दे देते हैं, बल्कि नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, स्क्वायर है ना तुम्हारे पास। व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर एंड यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट इट फ्रॉम द वाई एक्सिस, जब तुम उसको वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करोगे तो ये स्क्वायर यहाँ पे कितना, एक का बॉक्स है ना, एक बॉक्स का फासला है, तो एक बॉक्स के फासले से ये बिल्कुल इस तरह से तुम्हारे पास बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ क्या है तुम्हारे पास कि नाउ यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट दैट ट्राइंगल। अब अगर तुम ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट करते हो तो यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, तो ये दो बॉक्सेस के हिसाब से यहाँ पहुँचेगा और ये कुछ इस तरह से ट्राइंगल तुम्हारे पास जो जनरेट होगा, इट मस्ट बी लाइक दिस। ठीक है, ये ट्राइंगल तुम्हारे पास आ गया। अच्छा अब वही काम करते हैं, ठीक है, वही काम क्या करते हैं कि हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं और कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद चेंज देखते हैं कि क्या हुआ। देखो बेटा, ये तो 1,1 था, ये वाला था 3,1 तुम्हारे पास, ये वाला तुम्हारे पास था 3,3 और ये वाला तुम्हारे पास था 1,3। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला कोऑर्डिनेट जो था वो था 2,-1। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट था तुम्हारे पास 3,-3, ये वाला कोऑर्डिनेट था तुम्हारे पास 1,-3। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम ए का, इसको नाम दे देते हैं बी का, इसको नाम सी का और इसको नाम डी का। ये तुम्हारे पास हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अच्छा अब देख लेते हैं हम कि इधर क्या चेंज आया। देखो बेटा, -1,1 हो गया ये। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो था तुम्हारे पास ये बन गया -1,3। ये वाला पॉइंट जो था वो बन गया -3,1 और ये वाला जो पॉइंट था वो बन गया -3,3। ठीक है, इसको ये होगा तुम्हारे पास ए प्राइम, ये वाला होगा ए बी प्राइम, ये होगा सी प्राइम और ये होगा तुम्हारे पास डी प्राइम। इसी तरीके से यहाँ वाला जो पॉइंट है वो बना तुम्हारे पास -2, -1 और ये वाला जो पॉइंट था तुम्हारे पास बना -1, -3 और ये वाला जो पॉइंट था वो तुम्हारे पास बना -3, -3। तो ये हो गया ए डबल प्राइम, ये हो गया बी डबल प्राइम और ये हो गया सी डबल प्राइम। ठीक है, इस तरह से ये सारी कैटेगरीज तुम्हारे सामने है। ठीक है, सामने की बात क्या है कि बेटा देखो, इसमें जो वास्ट चेंज आया, ये एक्स एक्सिस था तुम्हारे पास और ये तुम्हारे पास था वाई एक्सिस। अब जो वास्ट चेंज तुम्हारे पास आया वो तुम्हें खुद भी साफ नज़र आ रहा होगा, तुम्हें इस पहले वाली डायग्राम को देख के भी तुम्हें कंडीशन समझ में आ गई होगी कि भाई कंडीशन क्या है कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस इट्स साइन और वाई कोऑर्डिनेट जो है रिमेन्स, वाई कोऑर्डिनेट रिमेन्स सेम। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास क्या है, सेम रहा है। अच्छा अब इसकी की पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा और ज़रा अगर आसान वर्डिंग्स में हम लिखें कि मतलब यार ऐसी बात हो जो बिल्कुल फट से समझ में आ जाए बच्चे के, तो वो ये होगा कि जब तुम बात करोगे ना, लेट सपोज़ हम कह देते हैं कि यार इस वक्त हम बात कर रहे हैं केस ए की ना, तो केस ए के अंदर जो आपने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि आपने रिफ्लेक्शन जो होती है वो कैसे करवा रहे थे आप, रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन करवा रहे थे। जब आप एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन करवाएंगे तो कोऑर्डिनेट में चेंज देखिएगा, कभी मैं लिखूँगा नीचे क्या आएगा। इसी तरह से बी के अंदर जो आपने रिफ्लेक्शन करवाई थी वो आपने करवाई थी रिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, जब आपने पहले वाले की बात की थी कि आपने जब एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन करवाई, लाइक तुम्हारे पास था एक्स, वाई था, तो ये रिफ्लेक्ट होकर ये क्या बनेगा आपके पास, इसमें वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो इट बिकम्स एक्स माइनस वाई। और इसी तरीके से अगर ये एक्स, वाई था और रिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस हो रही है तो ये चेंज होकर क्या बनेगा आपके पास, -x, वाई, यानी कि कोऑर्डिनेट में ये वाला चेंज आता है सिर्फ। सही है, ये तो दो केसेस हो गए इसके। अभी इसके दो केसेस और बाकी हैं। दो केसेस और कौन कौन से बाकी हैं,
एक केस के अंदर आप ये पढ़ेंगे, अब ये तो ए था, ये बी था, अब जो दो केसेस हैं उस केस के अंदर होगा अलोंग, केस के अंदर यानी कि रिफ्लेक्शन अलोंग y इक्वल टू एक्स। और इसके बाद जो केस होगा सी के बाद जो डी केस होगा, डी केस में आप ये पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन अलोंग y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये आपके पास चार कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर आपके पास ये रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा दोनों के लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ग्राफ बनाते हैं दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफ के बगैर तो हम कोई काम कर ही नहीं रहे इस वक्त ना। अच्छा, अब इसी तरीके से लेट सपोज y इक्वल टू एक्स की लाइन भी इस ग्राफ के ऊपर बना लेते हैं। देखो बच्चे, ये वाला जो है ना तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास एक्स एक्सेस, ठीक है। ये वाला तुम्हारे पास है नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये तुम्हारे पास है वाई एक्सेस, और ये वाला तुम्हारे पास नेगेटिव वाई एक्सेस। इसी तरह से ये वाला जो है तुम्हारे पास ये है एक्स एक्सेस, और ये वाला जो है तुम्हारे पास वो है नेगेटिव एक्स एक्सेस। ये वाला है तुम्हारे पास वाई एक्सेस, और ये वाला जो है वो तुम्हारे पास है नेगेटिव वाई एक्सेस, ठीक है। अच्छा, अब देखो दोनों के ऊपर हम एक काम करते हैं, हम लाइन बना लेते हैं। कौन सी? y इक्वल टू एक्स की। तो देखो बेटा, जब y इक्वल टू एक्स की लाइन बनेगी तो y इक्वल टू एक्स की लाइन जो होती है वो यहाँ से यूँ करके जाती है आपके पास, जिसमें x और y दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं। y इक्वल टू एक्स की लाइन वो लाइन होती है जिसके अंदर x और y दोनों हर पॉइंट पर हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी जो लाइन है आपके पास x इक्वल टू वाई की, y इक्वल टू माइनस एक्स की, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि y इक्वल टू माइनस एक्स में आपके पास हर कोऑर्डिनेट जो होता है आप वो अपने कोऑर्डिनेट से बराबर के फासले पर नहीं होता। जस्ट लाइक दैट, कि उसमें आपके पास ये हो रहा होता है कि वो नेगेटिव सिम में होती है लाइन, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा कोऑर्डिनेट्स को देखो, कोऑर्डिनेट्स को देखोगे जब तुम, तो देखो ज़रा बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हुआ -1, ये हुआ -2, ये हुआ -3, ये हुआ -1, -2, -3 और -4, क्योंकि तुम्हारा 1, 2, 3, और ये आपके पास आ गया 4, ये वाला हो गया आपके पास -4। इस तरह से ये आया 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4, ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये वाला हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और ये हो गया -4, ठीक है। अच्छा देखो भाई, अब क्या काम होगा? काम ये होगा बेटा, लेट सपोज यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्राइंगल। आप किसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो अब लेट सपोज मैंने ट्राइंगल को बना दिया यहाँ पर, इस तरह से आपके पास ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये इधर बना हुआ एक ट्राइंगल, ठीक है। इसी तरह से एक ट्राइंगल मैंने बना दिया यहाँ पर, सही है। अच्छा, और इसी तरह से एक ट्राइंगल मैं बना देता हूँ यहाँ पर, सही है। अब इन सब की रिफ्लेक्शन हम ज़रा चेक करते हैं कि कैसे बनेगी।
देखो बेटे, इस काम को करने का तरीक़ेकार ये होगा कि आप ये जो लाइन आपको y इक्वल टू एक्स की लाइन मैंने इस वक्त बनाई है यहाँ पे, ये वाली लाइन दैट इज़ y इक्वल टू एक्स, इसको कहते हैं आप इनवेरिएंट लाइन। क्या कहते हैं? इनवेरिएंट लाइन। इनवेरिएंट लाइन क्यों कहते हैं? इनवेरिएंट लाइन की डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं हम। इनवेरिएंट लाइन की ख़ास बात क्या है? इनवेरिएंट लाइन की ख़ास बात ये है, इफ़ अ पॉइंट appears on invariant line, if a point appears on invariant line, so it will not move, वो पॉइंट मूव नहीं होगा जो पॉइंट इन्वेरिएंट लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब लेट सपोज देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन तक, इसका कितना गैप आ रहा है इस पॉइंट का? भाई एक बॉक्स क्रॉस में और एक आधा। तो इसी तरह से एक बॉक्स आधा और एक क्रॉस में पूरा तुम यहाँ लेके जाओगे तो वो पॉइंट इस जगह पे एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि ये वाला पॉइंट ट्रैवल करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मान गए। अच्छा, उसके बाद देखो इनवेरिएंट लाइन का पॉइंट, इनवेरिएंट लाइन का पॉइंट अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पर ही रहेगा। तो इनवेरिएंट लाइन का पॉइंट कौन सा है? वो ये वाला है जो इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, ये अपनी जगह पर रहेगा। अब इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है इस तरफ वाला, ये इस लाइन से कितना दूर है? एक क्रॉस में बॉक्स के बराबर फासले पे। तो ये क्रॉस में बॉक्स के बराबर फासले पे ये यहाँ पर आ गया। समझ आई बात? ठीक है, अब इसको शेप ज़रा देखो, इसका शेप किस तरह बनेगा। तो भाई इसका शेप जो है वो आपके पास ऐसा बनेगा, इसका शेप जो होगा वो हमारे पास, मैं इसको शेप को अलग से बनाता हूँ, उसके बाद आपको इसको मूव करके दिखाता हूँ ना कि किस तरह से ये घूमेगा। ये शेप कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात? इसी तरीके से अब ये वाला शेप देखो, ये वाला जो शेप है, इस वाले शेप की बात कर लेते हैं। अब देखो ये ट्रायंगल्स को ना हम एक काम करते हैं, नेम कर देते हैं। देखो ये वाला ए था तुम्हारे पास, ये वाला बी था तुम्हारे पास, और ये वाला सी है। तो अभी जो तुमने सबसे पहले ड्राइंग बनाई है ना, वो तुमने बनाई है किसकी? ए प्राइम की। ठीक है, अब ए प्राइम के बाद आगे देख लेते हैं कि अगला वाला जो बी का शेप है वो कैसे मूव करेगा। तो देखो बेटा, बी के लिए ये बॉक्स का डिस्टेंस इस लाइन तक, ये एक बॉक्स पूरा, दूसरा आधा। तो ये आधा बॉक्स किया और एक पूरा किया, तो ये इस तरफ आना चाहिए पॉइंट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट तो इस तरफ एग्जिस्ट करेगा, ये वाला पॉइंट, ये क्रॉस वाला। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है उसका इस लाइन तक का फासला कितना है? 1 2 3। तो मैं इसको पीछे ले जाता हूँ, 1 2 और 3, ये इस तरफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा पॉइंट। इसी तरह से अब ये वाले को देखो, ये 1 2 और ये 2.5, तो ये 1 2 और ये पूरा, ये पॉइंट इस तरफ मूव करेगा। सही है, तो ये शेप आपके पास डायग्राम के हिसाब से इधर आना चाहिए। तो लेट सपोज अब अगर ये ट्रायंगल इस तरह से मूव करेगा, तो ये ट्रायंगल जो है वो किस तरह बनना चाहिए भाई मेरे? ये ट्रायंगल बनेगा ठीक है भाई, ये ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा। इसको मैं कह देता हूँ बी प्राइम। अच्छा, अब ये जो सी प्राइम वाला है इसको देखो, यहाँ से यहाँ तक का फासला, एक बॉक्स ये रहा, एक आधा, तो ये आधा और ये पूरा, तो ये पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला इन्वेरिएंट का पॉइंट है, इसको तो मूव ही नहीं करवाना, जो पॉइंट इन्वेरिएंट लाइन पर होगा इट विल नॉट मूव। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है? एक बॉक्स पूरा, तो एक बॉक्स पूरा पीछे ले जाओगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा।
तो देखो बेटा ज़रा इसके अंदर ये वाला जो ट्राइंगल है ये तुम्हारे पास किस तरह से बनने वाला है, ये भी तुम्हारे पास एग्जैक्ट इसी तरीके से बनेगा। ये आएगा तुम्हारे पास उठा के यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट भी तुम्हारे पास इस तरह से मूव करके शेप को बना लेगा। तो अब यहाँ तक तो मेरे हिसाब से मुझे समझ में आती है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी कि पॉइंट कैसे मूव कर रहा है। अच्छा, आप कोऑर्डिनेट्स का कमाल देखो कि भाई कोऑर्डिनेट्स में क्या हो रहा है। लेट सपोज़ ये वाला कोऑर्डिनेट था जो सबसे टॉप पर है ना, तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये यहाँ पर है इस वक्त 1,4, ठीक है। ये 1,4 है, ये पॉइंट ट्रैवल होके यहाँ पर आया है। इधर देखो क्या हुआ, इधर हुआ 4,1। समझ में आ रही बात। अब ये वाला पॉइंट तो अपनी जगह पर इनवेरिएंट की लाइन पर, इसको कुछ नहीं हुआ। ये वाला कोऑर्डिनेट अगर तुम देखते हो तो ये वाला कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास था 0,2, एक्स पे 0 और वाई पे 2 बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर आके ये कोऑर्डिनेट कैसा बन गया, ये तुम्हारे पास बन गया 2,0, ये इधर आ गया, सही है। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है ये -2,1 बन रहा हुआ था, जब ये इधर आया पॉइंट तो ये बन गया 1,-2। इसी तरह से ये जो टॉप का पॉइंट था इसका ये बना हुआ था -3,3, और जब इधर आया तो ये क्या बन गया 3,-3। और ये लास्ट वाला पॉइंट देखो ज़रा, ये वाला जो है तुम्हारे पास -4,1 है, -4 और 1, और ये पॉइंट इधर ट्रैवल हुआ तो ये तुम्हारे पास बन गया 1 और -4। तो देखो बेटा मैंने सिर्फ अभी 2 ट्रायंगल्स को नेम किया और इसी में आपको ये बात समझ में आ रही होगी सारी कि भाई ये जो 2 ट्रायंगल नेम हुए हैं इसमें आपको ख़ास बात क्या नज़र आ रही है। ख़ास बात ये नज़र आ रही है कि व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केस सी की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास रिफ्लेक्शन तो जो थी रिफ्लेक्शन हमारे पास थी रिफ्लेक्शन अलोंग y = x, और केस डी जो था उसका भी शीट हमें लिखना होगा ना यहाँ पे। तो उसमें जो थी हमारे पास थी रिफ्लेक्शन अलोंग y = -x, ठीक है। तो अब जो रिफ्लेक्शन अलोंग y = x है बेटा, उसको अगर आप देखते हो तो उसमें आपको ये बात समझ में आ रही है कि भाई अगर x, y का एक कोऑर्डिनेट है तो रिफ्लेक्शन होगी तो वो y, x बन जाएगा, सही है। देखो y, x ही तो हो रहा है, ये 1,4 था, ये क्या बन गया 4,1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसके नोट्स कंप्लीट करूं तो इसमें मैं ये लिख सकता हूं कि x becomes y एंड y becomes x, x y बन जाएगा और y जो है वो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो ज़रा, अब आपके पास जो लाइन है वो अब किसकी बात कर लेते हैं, अब अगले शेप की बात करते हैं, दैट इज़ y = -x। y = -x में क्या हो रहा है, देखो बेटा y = -x में मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल लूँगा, उसी को मैं आपको समझा दूँगा, क्योंकि 2 अलग अलग ट्रायंगल्स नहीं बन, बल्कि 2 ट्रायंगल्स बना लेते हैं हम, उसी से हम आपको समझा देते हैं। तो 2 ट्रायंगल्स बनाते हैं अगर हम, तो सबसे पहला जो ट्रायंगल हमारे पास है उसको हम ड्रॉ कर देते हैं पहला ट्रायंगल ये ना, और दूसरा ट्रायंगल हम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बल्कि इस ट्रायंगल को हम यहाँ से मूव करके यहाँ रख लेते हैं बीच में, ताकि एक वेरिएंट लाइन वाला समझ में आ जाएगा आपको और एक विदाउट वेरिएंट लाइन वाला समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब ये गैप चेक करें, यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है वो 1 और आधा, तो ये आधा और 1 ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से ये पॉइंट तो मूव ही नहीं कर सकता क्योंकि ये इनवेरिएंट लाइन पर है, ये वाला इधर है तो इसे यहाँ पर आना होगा, ये हिसाब से एक बॉक्स के हिसाब से, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसका ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ तो मैं इसका ट्रायंगल फॉर्म कर देता हूँ भाई, और इसका जो ट्रायंगल है वो मेरे पास बनेगा इस तरह से कुछ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसी तरीके से जो दूसरा वाला शेप है उसका जो ट्रायंगल बनना है वो कहाँ पे बनेगा, वो नीचे की तरफ बनेगा, उसमें भी आप देख लेंगे क्या हो रहा है।
ठीक है। ये फासला चेक करें आप, यहाँ से यहाँ तक 1.5 बॉक्स है और ये भी 1.5 बॉक्स है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 2.5, तो ये 2.5 आधा और ये दूसरा और ये पूरा शेप बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखो बेटा, अगर तुम इसके कोऑर्डिनेट्स का जिक्र करो कि सर ये वाले कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, जैसे -1,1 की, ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इधर आ गया, सॉरी -1,4 की बात करते हैं अगर आप उस सबसे ऊपर वाले कोऑर्डिनेट की, तो इधर आगे बन गया -4,1। सही है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये वाला जो पॉइंट था ये तुम्हारे पास था 0,2 था, तो ये जो पॉइंट था वो यहाँ पे आके -2,0 बन गया, यानी कि पॉइंट मूव भी कर रहा है और अपनी साइन भी चेंज कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये पॉइंट तो चेंज ही नहीं हुआ। इस वाले पॉइंट को देखो, ये 2,1 है, तो ये इधर आएगा तो ये बन गया -2,-1। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट देखो, ये दिखा हुआ है 4,1, तो ये इधर आगे क्या बन गया -4,-1। यहाँ पर देखो ये वाला क्या लिखा हुआ है 3,3, तो ये वाला इधर आगे क्या क्या बन गया -3,-3। तो लेट सपोज देखें बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास x, y लिखा हुआ है। अब सुने, अगर आप इसको ट्रांसफर करते हैं, यानी कि आप इसको चेंज करते हैं, तो इट बिकम्स -y एंड -x। ठीक है, यानी कि वो अपनी जगह भी चेंज करेगा और अपनी साइन को भी चेंज करेगा। तो इस तरह से ये शेप जो है आपके पास पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो आप इसके नोट्स बनाते हुए लिखोगे उसमें आप ये लिखोगे कि x becomes -y एंड y becomes -x। x बनेगा -y और y बनेगा -x। इस तरह से आपका ये पूरा काम जो है वो उस तरीके से पूरा एंड पर कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये तो अभी तक हमने डिस्कशन कर ली किसकी, पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन की, यानी कि ये पूरा हमने आपको रिफ्लेक्शन सिखा दिया कि भाई रिफ्लेक्शन में आपको क्या क्या काम किस किस तरीके से करने होंगे। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन के बाद अगली जो चीज़ है बेटे, पहले जो हमने पढ़ी थी वो थी ट्रांसलेशन भी आपको क्लियर हो गई थी पूरी तरीके से, फिर हमने रिफ्लेक्शन पढ़ ली, और अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो हमारे पास होती है रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन को भी पढ़ना है अब हमें। तो रोटेशन को पढ़ने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ तक कि रोटेशन को आपको किस तरीके से करना होगा। ठीक है, लेट सपोज आपके पास अब जो थर्ड पार्ट में आपके पास है रोटेशन। ठीक है। अच्छा, रोटेशन में भी आपके पास टाइप्स होती हैं। ठीक है, टाइप्स से मुराद क्या है कि आप डिस्कस करोगे कि भाई रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेशन फ्रॉम ओरिजिन है या विदाउट ओरिजिन है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस पर अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली जो कैटेगरी इसके अंदर आती है, जो सबसे बड़ी आसान बच्चों को लगती है, वो होती है अबाउट ओरिजिन, कि रोटेशन जो है वो ओरिजिन से किस तरह से की जा रही है। ठीक है, तो रोटेशन को ओरिजिन से समझने के लिए हमारे पास एक ग्राफ ले लेते हैं हम। उस ग्राफ के अंदर हम एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं एक ट्राइएंगल। ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, अब इसमें ज़रा बातों को समझना भी और गौर से देखना भी। अच्छा, इसमें आप अगर याद करने पर जाओगे ना कि यार हम भी इसकी वैसे ही रिफ्लेक्शन की तरह काम सीख लें, तो ये काम सीखना बहुत आसान है, लेकिन आप इसमें कुछ याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि याद करने में आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो है बेटा, ये वाला, ये आपके पास दिया हुआ है x एक्सिस, और ये वाला आपके पास दिया हुआ है क्या, y एक्सिस। ठीक है, अब x एक्सिस और y एक्सिस को ज़रा गौर से देख के समझो कि इसमें क्या क्या कैटेगरीज़ हैं। ये आप इस वक्त कर रहे हो इसका केस A।
केस ए में आपके पास क्या चीज़ है, अबाउट द ओरिजिन, यानी कि आप जिस रोटेशन की बात कर रहे हो वो रोटेशन जो हो रही है वो कैसे हो रही है, अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अबाउट ओरिजिन हो रही है। अच्छा अब ज़रा देखो इसको, लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई ओरिजिन इसका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ओरिजिन, यानी कि ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो पॉइंट जो है सेंटर ऑफ रोटेशन, यहाँ से आपको रोटेट करना है। तो देखो बेटा, अगर सबसे पहले मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से रोटेट कर रहा हूँ। अच्छा अभी मैं कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ कैसे, क्लॉकवाइज। तो पहले मैं सेंटर से एक लाइन यहाँ तक लेके जाऊँगा, और अब मुझे ये देखना होगा कि मुझे इस पॉइंट को कहाँ ट्रैवल करना है कि ये पॉइंट 90 डिग्री की लोकेशन पे आ जाए। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ ट्रैवल करता हूँ, जब भी इन दोनों लाइन्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ रहा है, सही है। अब देखना पड़ेगा मुझे दूसरा वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है। तो लेट सपोज़ मैं यहाँ से लाइन लेके जाता हूँ इस पॉइंट तक, और अब देखता हूँ कि इसके साथ दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा। तो देखो बेटा, इसके साथ जो दूसरा पॉइंट आएगा जो 90 डिग्री की लोकेशन पर होगा वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। देखो तुम एक पॉइंट सिर्फ मार्क करो, बाकी सारे खुद ही मार्क हो जाएंगे। तुम इसको मार्क करो, अब इसके साथ ही नीचे की तरफ जाना चाहिए दूसरा पॉइंट। देखो अगर ये 90 डिग्री पे घूमता है तो ये इट शुड बी टिल्टेड, ये ऐसा बनना चाहिए। 90 डिग्री पे घूमता है तो ये ऐसा होना चाहिए ट्रायंगल। तुम पहले ये वाला पॉइंट मार्क करो, उसके साथ ही सारे पॉइंट्स को लेके चले जाओ। जैसे इसको भी ये वाले एरो से मैं इस वाले को नीचे ले आया, इस वाले को आगे लेके चला गया। अब ये पॉइंट मिला मुझे, इससे मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आ गया, और दूसरा पॉइंट मैंने अंदाज़ा लगाया, मैंने कहा भाई यहाँ पे होगा, तो ट्रायंगल पूरा का पूरा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बड़ी आपकी टेक्निक यूज़ करनी होती है कि किस टेक्निक से आप चीज़ को मूव करो। इसमें आपको फिर याद नहीं रखना पड़ेगा। जैसे ये शेप है, ये शेप जो है आपके पास ये रोटेट होके यहाँ पर ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, यानी कि ये आपकी हो गई इसकी रोटेशन। ठीक है, ये तो आपने कर ली अभी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं क्लॉकवाइज ,90 डिग्री रोटेशन। ठीक है, अच्छा अब ज़रा देखते हैं यार, एक तो क्लॉकवाइज हो गई, अब ज़रा एंटी क्लॉक करके देखते हैं। एंटी क्लॉक का मतलब क्या होगा, ये शेप पूरा उल्टा होके यहाँ पर घूम जाएगा। जब ये दूसरी तरफ घूमेगा पूरा शेप उल्टा होके, तो ये होना चाहिए बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, अब देखो ज़रा, अब अगर मैं इस वाली लाइन को यहाँ तक, ये सेंटर है इसका, इस वाली लाइन को यहाँ तक लेकर आऊँ तो उसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। समझ में आई बात। तो इस वक्त ये वाला जो काम किया, जब आपने इसको यहाँ पे इस तरीके से रोटेट किया, ये आपने किया है कैसे, ये आपने किया है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन ये आपने इस वक्त किया है एंटी क्लॉकवाइज। ये पहले वाला जो किया था आपने वो कैसे किया था, आपने वो किया था क्लॉकवाइज, और अभी जो आपने किया है वो आपने कैसे किया है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके पास रोटेशन अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, लेकिन अगर सपोज़ करो रोटेशन आपके पास किसी और पॉइंट के साथ हो रही हो, किसी और पॉइंट के साथ रोटेशन हो रही हो, तो वो किस तरीके से होगी, उस रोटेशन को आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे। अभी तो सेंटर जो था, सेंटर ऑफ रोटेशन आपके पास क्या था, ओरिजिन था। अब अगर आपके पास सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन ना हो तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखते हैं पार्ट बी के अंदर अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से अगर आपको रोटेट करना हो तो उस वक्त आप शेप को कैसे रोटेट करोगे। तो उस वक्त शेप को रोटेट करने का तरीक़ेकार क्या होगा वो भी देख लेते हैं भाई। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी होती हैं ये भी हमें पता करना होता है कभी कभी ना। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कभी वो उल्टी चीज़ें भी आपसे पूछ लेता है, मतलब अभी कभी सेंटर ऑफ रोटेशन भी आपसे पूछ सकता है। वो बोल सकता है कि बता भाई कम तुमने जो है शेप को कहाँ से रोटेट किया था तो ये ऐसा बन गया, तो वो भी वो आपसे पूछ सकता है। तो उसका तरीका मैं आपको डायरेक्टली ग्राफ के अंदर ही सिखा दूंगा, यानी कि जब उसके क्वेश्चन हम कर रहे होंगे तो मैं वहीं पे आपको सिखा दूंगा कि आपको वो वाला काम किस तरीके से करना है। ठीक है, अब लेट सपोज़ आपके पास सपोज़ करें हमारे पास एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल को हमने बनाया यहाँ पर,
ठीक है। और इस पे हमने नेमिंग कर दी। नेमिंग कैसे की, ये कह रहा मैंने 1, ये मैंने 2 किया, ये मैंने 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस मैंने मार्क कर दिया। ये मेरे पास हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। ये मेरे पास हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 में से ये हो गया -1 -2 -3 और -4। इस ऊपर वाले को मैंने कह दिया भाई ये मेरे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये नीचे वाले को कह दिया मैंने ये भाई मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है। अब लेट सपोज 1,1 से मुझे रोटेट करना है। 1,1 से मैं रोटेट किस तरीके से करूँगा, मैंने आपको दिया यहाँ पे सवाल, मैंने कहा भाई इस वक्त आपके पास जो है आपका सेंटर ऑफ रोटेशन जो आपको दिया गया है वो पॉइंट है 1,1 का। आपको यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है 90 डिग्री पे, और फिर आपको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे। ठीक है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी का। पहले 1,1 मार्क करो भाई, देखो 1,1 तो यहाँ पर होगा, सही है। अब सुनो 1,1 यहाँ पर है। लेट सपोज़ यहाँ से तुम आगे की तरफ जा रहे हो यहाँ, और ये फिर आया तुम नीचे की तरफ यहाँ, देखो ये 90 डिग्री बना है। समझ में आ रही बात, ये पॉइंट तुम्हारे पास यहाँ था ना, इसको तुमने 90 पे घुमाना था, तो तुमने इसको 90 पे घुमाया और वो यहाँ पर इस सिचुएशन पे आएगा। देखो 90 बन रहा है दोनों तरफ, इस पॉइंट की मूवमेंट है इस वाली जगह से। अब इस पॉइंट को तुमने मार्क कर लिया, तो इससे तमाम पॉइंट्स बना लो। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा इसके बिल्कुल स्ट्रेट नीचे होना चाहिए था, वो तुम्हारे पास 2 बॉक्सेस छोड़ के नीचे आ गया, और तीसरा वाला इसके ऊपर 2 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ होना चाहिए था, वो यहाँ आ गया। अब इसका ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। जब तुम इसका ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो वो शेप कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अच्छा इसको पकड़ो, इस पे जाओ, इसको बनाओ राइट, ये ऐसा शेप बनेगा तुम्हारे पास। सही है भाई, ये शेप तुम्हारे पास जनरेट होके निकलेगा जब तुम इसको रोटेट करोगे। सही है, ये तो हो गए रोटेशन 1,1 से। अब सपोज़ करो तुम्हें एंटी क्लॉक रोटेट करना है। अब तुम इस पॉइंट से एंटी क्लॉक अगर बेटे रोटेट करोगे ना, तो इस पॉइंट से एंटी क्लॉक रोटेट कैसे होगा, ये तो तुमने पहला पॉइंट लगाया हुआ यहाँ से यहाँ तक ना। एंटी क्लॉक का मतलब वो ये उल्टा घूमेगा, जब ये उल्टा घूमेगा तो 90 डिग्री यहाँ पर आएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है वो तुम्हारे पास यहाँ होना चाहिए। जब ये यहाँ पर है तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल एज इट इज़ इसके ऊपर होना चाहिए, 2 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पर, और तीसरा वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारा होना चाहिए यहाँ पर। तो तुम इसके साथ क्या काम करोगे, जब तुम इसका ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो इसका ट्रायंगल जो है इसका ट्रायंगल ड्रॉ हो गया तुम्हारे पास इस तरह से आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो भाई ये तरीक़ेकार होगा तुम्हें चीज़ों को रोटेट करवाने के लिए। ये अबाउट एनी पॉइंट हो जाएगा रोटेशन, और ये वाली जो रोटेशन तुमने की है ये इस वक्त जो है तुम्हारे पास, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ना, जैसे ये वाली जो थी तुमने जो रोटेशन की थी, ये कौन सी की थी, ये तुमने की थी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये वाली जो नीचे वाली जो तुमने परफॉर्म की ये तुमने कैसे की थी, ये तुमने की थी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा अब एंटी क्लॉक और क्लॉक की रोटेशन भी तो याद ही है ना हमें, कि भाई क्लॉकवाइज जो रोटेशन होती है तो घड़ी के साथ साथ घूमना है हमें, तो ये क्लॉकवाइज होती है। और अगर हम घड़ी के साथ अपोजिट घूमें तो ये हो जाती है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तमाम बातें जो हैं ये हमें बड़ी याद रखनी होती हैं। ठीक है, रोटेशन तो हमने आपको बता दी। अच्छा, रोटेशन में निकालना क्या क्या होता है, एक तो इसमें रोटेशन के अंदर आपके पास जो अहम चीज़ें होती हैं वो आपके पास इसका सेंटर होती हैं। ठीक है, और दूसरा इसका एंगल होता है। ठीक है, तो अभी तो हमने आपको रोटेट करना सिखा दिया, सेंटर और एंगल आपको कैसे निकालना है वो हम आपको डायरेक्टली पास्ट पेपर्स में ही सिखा देंगे। ठीक है, अच्छा हमने ट्रांसलेशन पढ़ ली, रोटेशन रिफ्लेक्शन पढ़ ली, रोटेशन पढ़ ली। अब हमारे पास जो अगली चीज़ है वो हमारे पास है इनलार्जमेंट। ठीक है, इनलार्जमेंट में क्या होता है हमारे पास,
इनलार्जमेंट में आपके पास ये होता है, लेट सपोज़ हम आपको बता देते हैं, इनलार्जमेंट में जो अहम चीज़ होती है वो आपके पास सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होता है, ठीक है, और दूसरा उसका स्केल फैक्टर होता है। पहली चीज़ जो होती है, इसमें एक ही केस है, इसमें और कोई केस नहीं है। आपको बस हम कि स्केल फैक्टर से हम आपको बता देंगे कि उसमें चीज़ों को किस तरह से बनना है, ठीक है। तो देखो बेटा, स्केल फैक्टर जो है वो चीज़ का साइज़ बताएगा आपको। स्केल फैक्टर जो है वो बताएगा कि आपको चीज़ को कितना ज़्यादा इनलार्ज करना है। लेट सपोज़ आपके पास एक ग्राफ ले लेते हैं हम, उस ग्राफ के अंदर ठीक है, इस ग्राफ के अंदर क्या है कि हम एक काम करते हैं, इस ग्राफ के अंदर आपको पॉइंट्स सिखा देते हैं कि स्केल फैक्टर के साथ रोटेशन किस तरह से हो सकती है। लेट सपोज़ ये वाला आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। इसी तरह से -1, -2, -3, -4, -5 और -6 यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5। यहाँ तुम्हारे पे लिखा है -1, ये तुम्हारे पे लिखा है -2, ये लिखा है -3 और ये लिखा है -4 और ये हो गया -5, ठीक है। अब लेट सपोज़ आपके पास एक छोटा सा ट्रायंगल है, ठीक है। उस छोटे से ट्रायंगल को हम ये कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू एनलार्ज दैट ट्रायंगल। आप उस ट्रायंगल को एनलार्ज कीजिए और उसका जो स्केल फैक्टर है वो हम आपको लेने के लिए कह रहे हैं कि भाई इसका स्केल फैक्टर आप ले लें। अच्छा, दोनों चीज़ें हमें आपको बतानी होंगी। हम आपको स्केल फैक्टर भी बताएंगे, ठीक है, और हम आपको सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट भी बताएंगे कि आपको किस पॉइंट को सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आपको लेना होगा, ठीक है। लेट सपोज़ यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम कह देते हैं आपको कि भाई इसका जो है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इस वक्त आपके पास जो दिया हुआ है, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ये है कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, यानी कि चीज़ को कहाँ से बड़ा करना है, वो है ओरिजिन से आपको कंसिडर करना है। और इसका जो स्केल फैक्टर है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला स्केल फैक्टर हम आपको दे रहे हैं 3, और दूसरा जो स्केल फैक्टर दे रहे हैं हम आपको, वो दे रहे हैं हम आपको -2, ठीक है। 2 स्केल फैक्टर्स दिए और दोनों के लिए एक ही काम करना है आपको, सही है। अब ज़रा देखें सवाल के साथ आप काम किस तरह करेंगे। तो देखो बेटा, जब तुम इसको इनलार्ज करने जा रहे हो तो सबसे पहले तुमने कहा कि सर ये तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया, ये इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है जहाँ से आपको इस चीज़ को इनलार्ज करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, इसका स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर से आपको पता लगेगा कि भाई शेप कैसा बनना है। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2 बॉक्सेस कवर हो रहे हैं, ठीक है। ये 2 बॉक्सेस क्रॉस में कवर हो रहे हैं। पहला स्केल फैक्टर दिया हुआ है 3, तो इसका मतलब इसको 3 गुना बड़ा कर दो। पहली सिचुएशन ये, दूसरी सिचुएशन बड़ी होगी तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, और 3 गुना बड़ा होगा तो उसे यहाँ पर होना चाहिए, एज इट इज़, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसी तरह से यहाँ तक देखो, ये 1 है तो ये 2 हुआ और ये 3 हो गया, तो इस पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए, सही है। अब इसी तरीके से अगले वाले कॉर्नर को उस पॉइंट तक लेके जाओ, यानी कि ये जो है इसके बीच में आ रहा है, तो इसके बीच में कितना आ रहा है भाई, कि इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस ऊंचाई तक कितना बन रहा है। देखो ज़रा, ये वाला डिस्टेंस चेक कर लो, ये वाला डिस्टेंस, ये 1 गुना है ना, तो इसको 2 गुना करो तो यहाँ, तो 3 गुना करो तो इसको यहाँ पे, तो इसके सामने बिल्कुल एज इट इज़ ये पॉइंट इसके बीच में आएगा इधर, सही है। तो ये देखो, ये अंदाजे से बहुत बेहतरीन काम होता है। अगर बगैर अंदाजे ये करोगे तो फिर ये काम बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब इस शेप को देखो ज़रा, अगर हम अब इस शेप को ड्रॉ करते हैं, तो अब इस शेप को जब मैं ड्रॉ करूँगा तो ये मेरे पास इस तरह का ट्रायंगल बन जाएगा। समझ आ रही है बात। अच्छा, अब ये ट्रायंगल सही बना है कि नहीं बना वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसको देखने का तरीक़ेकार क्या होगा, उसको देखने का तरीक़ेकार ये होगा कि आप यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ करके देखेंगे। कैसे, आप ये कॉर्नर है या ये वाला कॉर्नर है और ये ओरिजिन है, इधर से आप एक सीधी लाइन लेकर आएंगे तो वो सीधी लाइन इन दोनों के टॉप्स को टच करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से इधर से आप एक लाइन लेकर आएंगे तो वो यहाँ से पास होती हुई, इसको पास होती हुई ओरिजिन पे जानी चाहिए, और एक लाइन जब आप यहाँ से लेकर आएंगे तो वो यहाँ से पास होती हुई, यहाँ से पास होती हुई जानी चाहिए। तो इससे ये पता लगेगा कि भाई ये वाला जो शेप है आपके पास इनलार्ज हो गया। लेट सपोज स्केल फैक्टर तुम्हारे पास -2 दिया हुआ है, तो स्केल फैक्टर -2 दिया हुआ है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा,
भाई स्केल फैक्टर -2 है, इसका मतलब जो इमेज है वो इस पॉइंट से बियॉन्ड इस तरफ बनेगी, दूसरी तरफ बनेगी। माइनस का फैक्टर का मतलब है बियॉन्ड द इमेज, मतलब इस पूरे पॉइंट से आप दूसरी की तरफ चले जाओगे, ठीक है। अच्छा अब देखो ज़रा, अगर ये ऐसे बनेगी तो क्या होगा भाई, ऐसे बनेगी तो ये होगा कि ये डिस्टेंस आप यहाँ तक लेकर आए थे सबसे पहले, तो 2 बॉक्सेस थे। -2 का मतलब हुआ एक दफ़ा ये पीछे जाएगा और दूसरी दफ़ा फिर पीछे जाएगा, तो ये -2 यहाँ पर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 1 गुना था, तो इस पॉइंट से पीछे लेके जाऊँगा तो 1 गुना यहाँ पर हुआ और ये दूसरा गुना हो गया, ठीक है। फिर ये यहाँ से 1 गुना है, 1 रेशो पर है ना, तो एक दफ़ा पीछे और ये दूसरी दफ़ा पीछे, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो मेरे हिसाब से इनका होना चाहिए कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स ऊपर उठा हुआ है, तो ये एक नीचे आया और ये दूसरा नीचे आया, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ इसके सामने यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका ट्रायंगल फॉर्म करूँ तो देखो बेटा, इसका ट्रायंगल जो है वो तुम्हारे पास किस तरह फॉर्म होगा, वो ट्रायंगल तुम्हारे पास ऐसे फॉर्म होगा, ये करके, ठीक है। अब तुम देखो, अब तुम्हें क्या करना है, अगर लेट सपोज तुम्हें मैं ये कहता हूँ कि भाई तुम इस वाले पॉइंट को ओरिजिन तक लेके जाओ, तो देखो जब तुम इस वाले पॉइंट को ओरिजिन तक लेके जाओगे ना, तो ये ऐसे जाएगा, ये इस वाले पॉइंट को टच कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन। और जब तुम इसको लेके जाओगे तो ये वाली ओरिजिन से पास होती हुई इस कॉर्नर को टच करेगी, और जब तुम इसको लेके जाओगे ओरिजिन से पास होता हुआ, तो ये ऊपर वाला जाके सबसे ऊपर वाले पॉइंट को टच करेगा। तो ये पूरा शेप जो है इमेज की वजह से पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, स्केल फैक्टर भी समझ में आ गया होगा आपको और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट भी समझ में आ गया होगा। तो अब ज़रा ये देख लो कि स्केल फैक्टर के बड़े या छोटे होने से आपके पास इनलार्जमेंट की टर्म के ऊपर और उस इमेज के स्टेटस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा चार्ट होता है, ठीक है। वो छोटा सा चार्ट किस तरह का है कि लेट सपोज आपके पास सबसे पहली चीज़ जो है उसके अंदर वो दी हुई है स्केल फैक्टर। अच्छा दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है साइज़, ठीक है, साइज़ ऑफ इमेज। साइज़ ऑफ इमेज। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है पोजीशन ऑफ इमेज। और चौथी चीज़ जो होती है वो होती है नेचर, यानी कि सेम शेप बनेगा, रिवर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, कैसा शेप बनने वाला है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इस चार्ट को हम सबसे पहले, इसके 4 पॉइंट्स हैं, उन चारों पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि उन चारों पॉइंट्स में हमें क्या करना है ना। तो अगर स्केल फैक्टर तुम्हारे पास जो दिया गया है, जो दिया हुआ स्केल फैक्टर है, स्केल फैक्टर को हमेशा के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से, याद रखिएगा, यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं, स्केल फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे आप के से, ठीक है। अगर स्केल फैक्टर आपके पास दिया हुआ है के इज़ लेस देन -1, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आपके पास स्केल फैक्टर हो -1 से लेकर 0 के दरमियान। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास स्केल फैक्टर हो 0 से लेकर +1 के दरमियान। और चौथी कंडीशन हो सकती है कि के से 1 से बड़ा हो स्केल फैक्टर, ठीक है। तो अगर आपके पास स्केल फैक्टर जो दिया हुआ है वो -1 से बड़े की तरफ जा रहा है, तो साइज़ ऑफ इमेज जो होगा वो लार्ज होगा, लार्ज देन, इसको कंपेयर कीजिएगा आप, लार्ज देन इमेज, ठीक है, इमेज से कंपैरिजन पे होगा। तो यहाँ पे इसको आपने लिखा लार्ज, तो ये इमेज से कंपैरिजन हो रही है, यानी कि इमेज से बड़ा होगा, ठीक है। आपका भी जो स्केल फैक्टर था वो -2 था, तो देखिए -2 के ऊपर आपका जो साइज़ बना है इमेज का वो आपके ऑब्जेक्ट से बड़ा ही है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो आप ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं इसको। अब इसी तरीके से अगर -1 से 0 के दरमियान होगा तो उस वक्त जो होगा वो स्मॉल होगा, यानी कि छोटा होगा, आपके ऑब्जेक्ट से भी छोटा होगा। और अगर ये भी दिया हुआ इस तरह का स्केल फैक्टर है 0 से 1 के दरमियान, तब भी आपके पास वो स्मॉल होगा। और जब कि एक बड़ा हो जाएगा तो उस सूरत में भी आपके पास 1 से बड़ा होगा तो वो लार्ज हो जाएगा शेप। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? देखो बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज को समझने के लिए बेहतर तरीका ये है, पोजीशन ऑफ इमेज को समझने के लिए देखो, ये आपके पास एक पॉइंट मैंने मार्क किया, भाई ये सेंटर है, ठीक है। ये आपके पास है ऑब्जेक्ट, ये मैंने मार्क कर दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो है ये सेंटर और ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटर और ऑब्जेक्ट के दरमियान आपको देखना होगा कि इमेजेस कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। तो वो मैं नेचर इसकी पूरी एक एक करके लिख रहा हूँ। पोजीशन ऑफ इमेज अगर लेस देन -1 है तो वो होगा आपके पास बियॉन्ड
द सेंटर यानी कि सेंटर के पीछे, यानी कि अभी ऑब्जेक्ट ये रहा, तो इमेज तुम्हारी यहाँ बन रही होगी और बड़ी बन रही होगी। देखो इमेज यहाँ बनेगी और बड़ी बनेगी। नेचर क्या होगी उसकी? इन्वर्टेड। नेचर क्या होगी बेटे? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? उल्टी हो जाएगी इमेज। देखो ये उल्टी हुई हुई इमेज है आपके पास, ब्लू वाली जो इमेज है उल्टी हुई है ना, क्योंकि नेगेटिव में था स्केल फैक्टर। इसी तरीके से स्मॉल होगा तो इसका मतलब कहाँ पे होगा, कहाँ बनेगा ये बनेगा बिटवीन सेंटर एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि -1 से 0 के दरमियान होगा, तो ये सेंटर और ऑब्जेक्ट के दरमियान में बनेगी आपके पास। ठीक है, ओ सॉरी, बियॉन्ड द सेंटर बनेगी बेटा। ये भी, ये नीचे वाला मैंने ऊपर लिख दिया। ये भी जो बनेगी आपके पास वो कैसे बनेगी? बियॉन्ड द सेंटर। और ये भी इन्वर्टेड इमेज होगी, उल्टी बनेगी। इसी तरीके 0 से 1 के दरमियान होगा तो ये बनेगी बिटवीन सेंटर एंड ऑब्जेक्ट। सेंटर और ऑब्जेक्ट के दरमियान बनेगी। और इस वक्त जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड नहीं होगी, वो रियल होगी। ठीक है, यहाँ पर भी जो होगी आपके पास वो कहाँ बनेगी? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इस वाले में आपके पास बनेगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। आप देख लो, अगर जब पॉजिटिव में बड़ा स्केल फैक्टर होता है, देखो ग्रीन वाली इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बनी हुई ना, तो और रियल भी बनी हुई। ठीक है, तो ये आपके पास है बच्चे इसकी 4 कैटेगरीज, जिनके अंदर आपके पास स्केल फैक्टर एनलार्जमेंट का घूमेगा। ठीक है, अच्छा अब जो बची कुछ चीज़ें हैं वो क्या है कि जैसे अब आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। की पॉइंट्स कौन कौन से? की पॉइंट्स देखो, की पॉइंट्स में आपके पास क्या है कि आपने 4 कैटेगरीज पढ़ी। ठीक है, 4 कैटेगरीज कौन कौन सी पढ़ी हैं आपने? वो 4 कैटेगरीज हैं आपके पास। सबसे पहले नंबर पे जो आपने पढ़ी थी वो थी ट्रांसलेशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आपने पढ़ी थी वो क्या थी आपके पास? रिफ्लेक्शन। तीसरे नंबर पे जो पढ़ी थी वो थी आपके पास रोटेशन। और चौथे नंबर पे जो पढ़ी है वो आपने आपके पास क्या है? इनलार्जमेंट। ठीक है, अब इसी कैटेगरी को समझो। देखो बेटा, की पॉइंट इसमें यह है कि ट्रांसलेशन के अंदर सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होता है उसका ट्रांसलेशन वेक्टर, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए, तो इससे आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। ठीक है, इसी तरीके से रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन में क्या चीज़ अहम होती है आपके पास? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के किस जगह से आपको रिफ्लेक्ट शेप को करना है। ठीक है, रोटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें अहम होती हैं आपके पास? एक तो होता है सेंटर ऑफ रोटेशन, जो आपको पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ होती है आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि आपको उसको कहाँ पे रोटेट करना है। इसी तरह से एनलार्जमेंट की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए उसका स्केल फैक्टर। ठीक है, तो ये इसके की पॉइंट्स हैं। तो एक दफ़ा ज़रा पूरे लेक्चर का ओवर रिव्यू कर लेते हैं कि देखो बेटा, यहाँ पे हमने आपको एनलार्जमेंट की भी की पॉइंट्स बनवा दिए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे रोटेशन भी बता दी कि अबाउट द ओरिजिन और एट एनी पॉइंट वो किस तरीके से होगी। इसी तरीके से यहाँ पे हमने आपको रिफ्लेक्शन भी बता दी कि भाई रिफ्लेक्शन का क्या तरीक़ेकार होगा, रिफ्लेक्शन को कैसे करना है। ठीक है, वो चारों केसेस उसके रिफ्लेक्शन के बता दिए। इसी तरीके से यहाँ पे हमने आपको ट्रांसलेशन भी बता दी। तो ये पूरा शेप जो है ट्रांसफॉर्मेशन का, आइसोमेट्रिक और नॉन आइसोमेट्रिक का पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ द लेक्चर वो आपका पूरा यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें डिस्कस करने होंगे वो हमें करने होंगे इसके पास पेपर्स। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर फिर आप इसके देखोगे तमाम इसके पास पेपर्स, कि इनके पास पेपर्स को कैसे करना है। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।